नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बीच अब सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। सीपीएम इस लड़ाई को जनता के बीच ले गई है और उसने 15 नवंबर को राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा कर दी है। इस पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, वो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को सत्तारूढ़ सीपीएम नेताओं को चेतावनी दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो उन पर हमला करें। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आगे बढ़ो और समस्याएं पैदा करो। अगर तुम में हिम्मत है तो राजभवन में घुस जाओ और सड़क पर मुझ पर हमला करो। सीएम वाले अभी नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो कौन है। बता दें, केरल में राज्य सरकार और गवर्नर के बीच लंबे समय से रस्साकशी चल रही है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिकाओं पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन केरल में हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के 103वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखने के फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि साल 2005-06 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट दी थी। संविधान में 103वां संशोधन इस प्रक्रिया का ही नतीजा है। आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद ही 2014 में विधेयक तैयार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा है। सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं। इस मामले में 1 हफ्ते तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया, जबकि सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इसके विरोध में फैसला सुनाया। सरकार ने 103वां संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भर्ती में 10% का आरक्षण दिया था। इस संविधान संशोधन को तमाम याचिकाओं के जरिए अदालत में चुनौती दी गई थी। आर्थिक आधार पर आरक्षण पर फैसला सुनाने वाली बेंच में मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण दिए जाने के फैसले पर असहमति जताई। आरक्षण के खिलाफ फैसला देने वाले जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा, 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता है। ये समानता पर गहरा आघात है। आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा में दखल विभाजन को बढ़ाएगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित भी इस राय से सहमत दिखे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा कि आर्थिक आधारों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है। हालांकि SC, ST, OBC के गरीबों को इस आधार पर कि उन्हें लाभ मिला है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करना गलत है और 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से वैसा भेदभाव करता है जो संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बाहर रखने की अनुमति नहीं देता है और ये संशोधन सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है और इस तरह बुनियादी ढांचे को भी। ये संशोधन हमारे सामने भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है कि सामाजिक और पिछड़े वर्ग का लाभ पाने वाले कहीं बेहतर स्थिति में हैं। बता दें, भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण प्राप्त है। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दलित नेता उदित राज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इंदिरा साहनी मामले को दरकिनार कर दिया है। उदित राज ने ट्वीट कर कहा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न मान लिया कि 50% की सीमा संवैधानिक वैधता नहीं है, लेकिन जब भी ST, SC, OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा। उन्होंने कहा कि मैं गरीब सवर्णों के आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं, बल्कि उस मानसिकता का हूं कि जब SC, ST, OBC का मामला आया तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% सीमा पार नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के बाद उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित किया गया था। बता दें, हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने के कारण अयोग्य घोषित किया था। विधायक का चुनाव लड़ते समय व्यक्ति की उम्र 25 साल होनी चाहिए।
दिल्ली में नई शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा अब सीबीआई के गवाह बनने जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के करीबी रहे अरोड़ा को हाल ही में इस केस से अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध नहीं किया था और आज सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में एक याचिका दायर कर कहा कि दिनेश अरोड़ा सिसोदिया के खिलाफ मामले में उनके गवाह होंगे। सीबीआई ने कहा कि व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अवैध खनन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवैध खनन के मामले में दायर याचिकाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये याचिकाएं सुने जाने के योग्य नहीं है। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अदालत ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्यमेव जयते कहा है। बता दें, हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जून 2021 में अपने ही नाम खदान का पट्टा आवंटित कर लिया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को आज महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है। नांदेड़ जिले के देगलूर में इसका महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता स्वागत करेंगे। कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सफर तय करते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगी। यात्रा कुल 3570 किलोमीटर की है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दल के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में यह यात्रा 14 दिन तक रहेगी। यात्रा 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी और राज्य में 381 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का शामिल होना उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करेगा। बता दें, पवार को हाल ही में बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एनसीपी प्रमुख ने शनिवार को डॉक्टरों के साथ मुंबई से शिरडी के लिए उड़ान भरी और पार्टी सम्मेलन को भी संक्षेप में संबोधित किया। रविवार शाम को नांदेड़ में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, शरद पवार के कार्यक्रमों में बदलाव प्रतीत होता है। मुझे पता चला है कि वो 10 नवंबर को यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा। गुजरात हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मोरबी में हुए पुल हादसे के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को और राज्य के मानवाधिकार आयोग को नोटिस भी जारी किया है। सोमवार को दीपावली की छुट्टियों के बाद जब अदालत खुली तो अदालत ने इस मामले को देखा और राज्य सरकार से 14 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। स्टेटस रिपोर्ट में राज्य सरकार को बताना होगा कि उसने अब तक इस हादसे को लेकर क्या क्या कार्रवाई की है। मोरबी जिले में 30 अक्टूबर की शाम को हुए हादसे में कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 31 अक्टूबर को छपी खबर को पढ़ने के बाद उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया। इस मामले में अदालत में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। दिल्ली के छावला में साल 2012 में 19 साल की लड़की का अपहरण और गैंगरेप के मामले में दोषी ठहराए गए तीनों अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। इससे पहले इनको निचली अदालतों ने दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था। बता दें, मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाली 19 साल की लड़की दिल्ली के छावला स्थित कुतुब विहार में रहती थी। 9 फरवरी 2012 की रात नौकरी से लौटते वक्त 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद 14 फरवरी को लड़की का शव बहुत बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के खेत में मिला था। कथित तौर पर उस लड़की का गैंगरेप किया गया, उसे बुरी तरह पीटा गया। लड़की के शरीर पर सिगरेट और गर्म लोहे से दागने के निशान थे। इतना ही नहीं, लड़की के चेहरे और आंख पे तेजाब डाला गया था। पाकिस्तान में पीटीआई का हॉकी की आज़ादी मार्च एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। पीटीआई ने कहा कि वो बुधवार को इस लॉन्ग मार्च को फिर से शुरू करेंगे। पूर्व मंत्री और पीटीआई के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अब इस मार्च का नेतृत्व पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी करेंगे। बता दें, इमरान के पैर में गोलियां लगने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके कारण अब इमरान ने नेतृत्व के लिए शाह महमूद कुरैशी का नाम आगे किया है। वजीराबाद में जिस जगह इमरान खान पर हमला हुआ था, वहीं से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।